Hello, students. In previous lecture, we all have studied about the properties of cathode and we all have determined about the charge mass ratio of electrons. In this session, हम लोग प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल्स है। प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट ने किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। इस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड जो यूज किया गया है, यहाँ पर एक इसमें चेंजिंग लाया गया है। परफोरेटेड कैथोड का यूज किया गया और एनोड किया गया, एनोड का यूज किया गया और इसमें हाइड्रोजन गैस लो प्रेशर पे लिया गया और इसमें हाई पोटेंशियल अप्लाई किया गया। तो देखा गया कि जब डिस्चार्ज ट्यूब से हाई पोटेंशियल सोर्स को पास किया जाता है यूजिंग परफोरेटेड कैथोड, ठीक है, और एट लो प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब टेकिंग अ हाइड्रोजन गैस, तो ऐसा देखा जाता है कि एनोड से कुछ रेस आ रही होती है। क्योंकि ये रेस एनोड से आती है अतः इसे एनोड रेस कहते हैं। इसे ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। When a high potential source is applied through a discharge tube containing hydrogen gas at low pressure using perforated cathode, it is observed that some rays comes out from anode side. Since they comes from anode side, hence such rays are called anode rays. तो यहाँ हमने देखा कि ये देखिए यहाँ पर जब हमने करंट अप्लाई किया, यहाँ हाई पोटेंशियल सोर्स अप्लाई किया, तो ये कैथोड से रेज निकलती है। तो देखिए ये कैथोड से रेज निकल रही है और एनोड की ओर जा रही है। तो कैथोड से रेज निकलती है, एनोड की ओर मूव करती है, दैट इज कैथोड रेज। तो यहाँ हमने लिखा ये क्या है, कैथोड रेज। अब ये कैथोड इधर जा रही है, लेकिन अब आप देखिए ये एनोड से कैथोड की ओर कौन जा रही है, ये सभी रेज जा रही है जो इसके होल से होकर के क्रॉस कर रही है। देखिए ये सभी, तो ये जो रेज है जो कि एनोड की तरफ से इधर मूव कर रही है टुवर्ड्स कैथोड एंड फ्रॉम एनोड, दिस वन इज कॉल्ड एनोड रेज और कैनाल रेज। कैनाल रेज इसलिए कि ये छोटे छोटे कैनाल्स और होल से क्रॉस होकर के वो निकल रही है, इसलिए कैनाल रेज इसको कहते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिरकार ये कैथोड रेज इधर जा रही है, तो ये जो एनोड रेज है वो ये साइड में आती कैसे है, इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, इसके मैकेनिज्म देखते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल होता है। तो देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ समझते हैं। हमने माना कि ये हमारा एनोड है और ये कैथोड है। ठीक से समझिए इसको, ये कैथोड है। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हमने हाई पोटेंशियल अप्लाई कर दी, बीच में हाइड्रोजन गैस हमने दे रखा है। तो जब हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हाई पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, तो इस कैथोड से अब यहाँ पर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, और इधर से कौन सी रेज आ रही है, कैथोड रेज। तो देखिए ये कैथोड रेज यहाँ पर आएगी। जब ये कैथोड रेज मान लिया इस पार्टिकल से टकराई, गैसेस मॉलिक्यूल से टकराए, तो जैसे ही इससे टकरा गई तो इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन एटम से बना होता है, ये टकराया तो इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। तो अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन तो होता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जैसे ही कैथोड रेज इससे इस पे स्ट्राइक किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गया, यानी ये दिस हाइड्रोजन एटम गेट आयोनाइज्ड। अब ये आयोनाइज होकर के पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये एनोड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने लगा इधर की ओर। अब यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से ये कैथोड रे चली, यहाँ से भी कैथोड रेज को मैं दिखा रहा हूँ, इधर से आ रहे हैं, मान ली यहाँ पर कोई पार्टिकल्स है, उससे कोलाइड किए, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए और ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गए। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज में ये इलेक्ट्रॉन्स फिर ये टुवर्ड्स एनोड ये मूव करने लगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स बने, ये सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थ्रू दिस कैनाल ये अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करना, फ्लो करना चालू कर दिया। जैसे ये भी पार्टिकल्स यहाँ मूव करना, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू किया। तो ये जो मूव कर रहे हैं ये तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, दिस वन इज कॉल्ड एनोड रेज। और ये इलेक्ट्रॉन्स ये साइड में मूव कर रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट दिखाया गया ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाया गया और ये साइड में जो दिखाया गया ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट दिखाया गया और इसी को हम लोग कहें एनोड रेज। राइट, समझ में आ रही बात? यानी ये एनोड रेज एक्चुअली इस एनोड से नहीं आता, उसमें जो गैसियस मॉलिक्यूल्स आपने ले रखा, वो जो एटॉम उसके एटम से जैसे ही ये कोलाइड करता है एक्स रे, तो वो दे गेट आयोनाइज्ड होकर के वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है और जब ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है तब फिर ये कैथोड की ओर मूव करने लगता है और ऐसा लगता है कि ये एनोड से ही आ रहा है, क्योंकि एनोड की साइड से ही तो ये आ रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया? एनोड रेज, पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज, और इसको कहा गया कैनाल रेज। इस तरह से एनोड रेज का फॉर्मेशन, एनोड रेज एनोड से की तरफ से आता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। तो सबसे पहला पॉइंट, इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड they are deflected towards negative poles. That proves anode rays is made up with a positive charge particles called protons, और इसी को क्या कहते हैं? protons, और that is equivalent to H plus, और इसी को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। सेकंड पॉइंट, चार्ज बाय मास रेशो इन केस ऑफ प्रोटॉन, चार्ज बाय मास रेशो इन केस ऑफ प्रोटॉन that is equal to 9.579 into 10 to the power 7 coulomb per kg. Charge by mass for proton that is equal to 9.579 into 10 to the power 7 coulomb per kg। ऐसा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ऐसे चार्ज ऑफ प्रोटॉन मीन्स क्या हो गया? H प्लस आयंस, इसमें कितने चार्ज है? +1, दैट इज इक्विवेलेंट टू +1 यूनिट। इसके जो चार्ज हो गए वो +1 यूनिट के इक्विवेलेंट हो गए। अब यहाँ पर E/m मिल गए तो प्रोटॉन का मास भी मिल जाएगा। देखिए, देयरफॉर मास ऑफ प्रोटॉन mp दैट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय E/m। E और E यहाँ कैंसिल, तो ऊपर में m चला जाएगा। अब ये E क्या है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो E हो गए कितने? 1.9 into 10 to the power -19 कूलम, और E/m का वैल्यू यहाँ से आप रख दीजिए 9.579 into 10 to the power 7 कूलम पर kg। अब यहाँ से हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 1.67
इंटू 10⁻⁻27 kg, ये हो गया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये हो गया इसके मास। तो यहाँ से मास ऑफ प्रोटॉन भी हमने निकाला, चार्ज बाय मास ऑफ प्रोटॉन भी हमने निकाला, रेशो निकाला हमने। फिफ्थ पॉइंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, if the value of E by M varies with the nature of gas which is taken in a discharge tube, यानी E by M depends on the nature of gas, taken in a discharge tube। डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस लिए गए हैं उसकी नेचर कैसी है, उस पर E by M रेशो डिपेंड करता है। यदि हम गैस चेंज कर दें जो कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया है तो E by M वैल्यू भी चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट, इट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, it travel in a straight line towards cathode। So these were the main characteristics of anode rays। So in this way we all have studied what do you mean by anode rays, from which cathode anode rays comes out। तो इसका आंसर हो गया कि anode rays comes out from the side of anode, it is positive, it is made up with a positive charged particles, it is made up with a material particles also। So these were the properties of cathode rays। Now we will study about the neutron, discovery of neutron। After that we will study about the discovery of neutron। Discovery of neutron means neutron is discovered by a scientist, his name by Chadwick is the name of scientist who discovered neutron। इसने क्या किया कि बेरिलियम एटम्स पर, बेरिलियम जो एटम्स होता है जिसके एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9, इस पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराया। जब अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करा, इसमें अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम, ठीक है, हीलियम, तो हीलियम इसमें 2 और ये 4, और इसे बम्बार्डमेंट करा इसके न्यूक्लियस पर। तो जब इसके न्यूक्लियस पर बम्बार्डमेंट कराए तो एक नए पार्टिकल्स जनरेट करते हैं, वो है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, ये 12। अब आप ये खुद देखिए 9 4 13 हो गए, 4 2 6 हो गए। तो देखिए तो जो नए पार्टिकल बने उनका एटॉमिक नंबर तो 4 2 6 के भी इक्विवेलेंट है, लेकिन एटॉमिक वेट 12 है और यहाँ टोटल आ रहे 13, यानी एक नए पार्टिकल्स जनरेट हुए जिनका चार्ज 0 और मास 1 है। और इसी पार्टिकल्स को, चूंकि चार्ज 0 है इसलिए ये पार्टिकल क्या है, न्यूट्रल है, और इसी न्यूट्रल पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन कहा गया। इस प्रकार हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, these are the 3 fundamental particles of atoms, electrons, protons and neutrons। इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन से साइंटिस्टों ने किया, तो आपने पढ़ा जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने किया। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी चैडविक ने किया।
उसका E/m रेशो उन्होंने निकाला, मास क्या है, चार्ज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। लेकिन इससे ये पता चला कि फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो शायद बच्चे लोगों के दिमाग में ऐसा आता, क्या सर केवल यही 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं? तो इसका आंसर ना में होगा। यदि मॉडर्न बात करें तो अभी तक 37 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी हो चुका है, लेकिन और जो सारे पार्टिकल्स हैं इन्हीं 3 पार्टिकल्स की हेल्प से ही डिस्कवर्ड हुए हैं। तो मेन पार्टिकल तो ये 3 हुए ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सो दीज आर द कॉल्ड fundamental particles, electron, proton and neutrons. Although these days 37 subatomic particles has been discovered, but don't have to study about all these type of particles, only we have to study in a standard 11 about electrons, protons and neutrons. अब जब ये बातें क्लियर हो गई कि एटम्स को डिवाइड किया जा सकता है, जबकि डाल्टन ने बताया था कि एटम इज नॉट डिविजिबल, वी कैन नॉट डिवाइड इट, लेकिन इसके सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे ही पता चले कि इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, तो अब ऐसा कहा गया कि एटम कैन बी डिविजिबल, वी कैन डिवाइड इट इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। और इसके बाद ये कहा जाने लगा कि एटम इज मेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जब ऐसा कहा जाने लगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन एराइज हुआ कि अब ये इलेक्ट्रॉन एटम के इनसाइड में कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो इन सभी की अरेंजमेंट क्या है इनसाइड द एटम। तो सिंस हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उनका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और एटम का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गए, किससे, इसके फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हो गए जिससे ये मेडअप होते हैं, मेनली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स मींस फंडामेंटल पार्टिकल्स इनसाइड द एटम इज सेड टू बी अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सो आज हम लोगों ने ये सीखा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स क्या है, इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम्स के कौन कौन से हैं, और इसको हम लोगों ने उसका चार्ज निकाला, मास निकाला, मिल्क सॉइल ड्रॉप्स मेथड पढ़ा, ये सभी हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इससे क्लियर हो गए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस ये एराइज होने लगा कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट इनसाइड में क्या होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में ढेर सारे साइंटिस्टों ने अपने अपना कंसेप्ट दिया, कुछ उसमें से कुछ फेलियर हो गए साइंटिस्ट, किन्हीं का कंसेप्ट आज तक भी हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि कौन से कंसेप्ट फेलियर हो गए, क्यों फेलियर हो गए, कोई सक्सेस हुए तो क्यों सक्सेस हुए, वो कब तक सक्सेस हुआ। तो आज इतना ही। सो थैंक्स टू ऑल, वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।